हेलो फ्रेंड्स, आई एम रघुवीर चौधरी। डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज महासागरों का अपन सामान्य परिचय यानी इसके बारे में अपन लिखेंगे। पीछे का जो वीडियो था यानी उसमें यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज यानी विश्व की प्रमुख जलराशियां यानी इनके बारे में अपन ने लिखा। अब महासागरों का जो सामान्य परिचय इसमें, जैसा कि पीछे अपन पढ़ भी चुके कि हमारी पृथ्वी का जो कुल एरिया था 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये टोटल एरिया अपन ने लिखा था। और इसमें से जल और स्थल दोनों को अलग अलग किया है। जलीय क्षेत्र और दूसरा अपन स्थलीय क्षेत्र है, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर है। ये 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इस पर जलीय क्षेत्र आता है। और इसके साथ में ही अगला अपन लिखें कि 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी इस पर किसको शामिल किया गया था, स्थल को। तो ये जो जल मंडल है यानी इसमें जलीय क्षेत्र आता है, इसमें जो महासागर है उनको शामिल किया गया है। तो सबसे यानी कितने जो महासागर हैं, पीछे मैपिंग में भी अपन ने पढ़ा था, यानी महाद्वीप और महासागर है उनका क्रम व्यवस्थित किया था। तो यहाँ सबसे पहले अपन पैसिफिक ओशियन जो प्रशांत महासागर है उस प्रशांत महासागर के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन है कि आरेख के द्वारा अपन देखते हैं कि पैसिफिक ओशियन की जो स्थिति है यानी वो किस प्रकार के, तो यानी कौन कौन से महाद्वीपों से घिरा हुआ है, इसका आकार प्रकार किस प्रकार का है। तो जैसे ये प्रशांत जो महासागर ये यानी एशिया, और ये जैसे एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, और इसके बाद में ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और उत्तरी अमेरिका के बाद में ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। प्रशांत चार बड़े महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ये इधर अपन ने लिखा कि एशिया, उसके बाद में ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये यहां पर अपन ने लिख दिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। 0 डिग्री यानी ये भूमध्य रेखा इसी प्रशांत महासागर को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। त्रिभुज के समान आकार वाला जो महासागर है वो प्रशांत महासागर हो गया। इसका कुल क्षेत्रफल, ये पैसिफिक जो ओशियन है प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल अपन लिखे 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, मतलब सातों जो महाद्वीप है उससे भी ये ज्यादा बड़ा है, यानी 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, उस पर अकेला प्रशांत महासागर है। इसका मतलब यानी संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 भाग है वो अकेले कौन से महासागर के पास में है, प्रशांति महासागर है। प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग है उसमें कौन सा महाद्वीप आता है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी भाग में उत्तरी अमेरिका, और कौन सा हो गया, दक्षिणी। ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये कौन सा हो गया, दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसी प्रशांत महासागर का जो ये पश्चिमी भाग आता है इसमें द्वीपों की अधिकता है। अतः द्वीपीय चाप कौन से महासागर में है, तो द्वीपीय जो चाप प्रशांत महासागर के कौन से भाग में है, पश्चिम। एग्जाम में फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर में द्वीप कौन सी दिशा में ज्यादा है, तो पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा यानी द्वीप पाए जाते हैं। फिर प्रशांत महासागर की आगे की स्थिति अपन ली, इस प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ट्रेंच यानी गर्त है। अब तक 32 गर्तों की खोज हुई है। उन 32 गर्तों में सबसे गहरा जो गर्त फिलीपींस के पास में आता है, उस गर्त का नाम क्या आता है, मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच कह सकते हैं। इसी का नाम चैलेंजर है क्योंकि चैलेंजर अभियान के तहत इसकी खोज हुई है। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, इसीलिए प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे बड़ा होने के साथ साथ में इसको विश्व का सबसे गहरा महासागर भी माना गया। इसी प्रशांत महासागर में ये एल्यूसियन गर्त आता है। ये एल्यूसियन गर्त विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा हो गया, एल्यूसियन गर्त। ये भी कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में। तो सबसे गहरा गर्त भी इसी में, और सबसे लंबा गर्त है वो भी प्रशांत महासागर आता है। प्रशांत महासागर
यह है, यानी इसका जो पश्चिमी भाग अर्थात ऑस्ट्रेलिया को जो पूर्वी भाग है, इसमें विश्व की सबसे लंबी एक प्रवाल भित्ति है। उस प्रवाल भित्ति का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की कोरल रीफ कह सकते हैं विश्व, हालांकि आगे जो ओशियन डिपोजिशन है उसमें अपन पढ़ेंगे प्रवाल भित्तियों के बारे में, जिनको महासागर हैं उनका वन भी कह सकते हैं, यानी महासागरों के वर्षा वनों के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी होगी? ग्रेट बैरियर रीफ। कौन से महाद्वीप के पूर्वी भाग में है? तो ऑस्ट्रेलिया के। प्रशांत महासागर के कौन से भाग में हो गई? ऐसी बहुत सारी प्रवाल भित्तियां, इसलिए इस प्रशांत महासागर को प्रवाल भित्तियों का पिता कहते हैं। कि प्रवाल भित्तियों का पिता किसको कहा जाता है? प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती भाग में एक द्वीप आता है, उस द्वीप का नाम है हवाई द्वीप है। और यही हवाई द्वीप पहले सैंडविच आइलैंड के नाम से जाना आता था, लेकिन हवाना तुल्य ज्वालामुखी की वजह से इसको अब हवाई द्वीप के नाम से जाना आता है। प्रत्येक यानी इसी हवाई द्वीप के पर ही यानी जो एक होनोलुलु नाम का बंदरगाह है, प्रत्येक जलयान उस होनोलुलु बंदरगाह के पास से गुजरता है। अतः इस हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का यानी प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। और जो होनोलुलु बंदरगाह उसको पोर्ट ऑल यानी पोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह के नाम से भी जानते। हाँ, तो प्रशांत महासागर यानी हवाई द्वीप, होनोलुलु बंदरगाह यानी उसको पोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब है कि प्रत्येक जो जलयान है वो इसी बंदरगाह से गुजरता है, और अगर चलते चलते जलयान में किसी प्रकार की टूट फूट हो जाती है, ईंधन समाप्त हो जाता है, तो ये बंदरगाह मरम्मत की और ईंधन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। उन बंदरगाहों को पोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रशांत महासागर, यानी देखो ये एशियाई प्लेट आती है, ये भारतीय प्लेट है, इधर अमेरिकन प्लेट है। इन प्लेटों के जो पार्श्व हैं यानी अभिसारी पार्श्व हैं, इनमें हमेशा ये एक्टिव रहते हैं, अतः कई तरह की हलचलें होती है। तो इस क्षेत्रों में यानी इन जो प्रशांत महासागर इसके चारों तरफ सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं, इसलिए इसी प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना आता है, अग्निवलय के नाम से भी जाना आता है, अग्निचक्र भी इसको कह दिया आता है। कौन से महासागर को कहते हैं? प्रशांति महासागर, इसको अग्निचक्र का नाम दिया गया है। तो एक प्रशांत महासागर की अपन ने सामान्य प्रक्रिया यानी उसके बारे में देखा। इसी प्रशांत महासागर है यानी इसका जो एशिया का पूर्वी तट है, यहां पर एक गर्म धारा है जिसका नाम अपन क्यूरोसियो धारा लिख सकते हैं। इधर ध्रुवों की तरफ से एक ठंडी धारा आती है यानी ये क्यूराइल धारा है, ये क्यूराइल धारा होगी। इधर ये गर्म धारा है, उसका नाम है क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा को ब्लैक स्ट्रीम के नाम से, काली धारा भी कहते हैं। ये चीन जापान के तट पर मिलती है, अतः यहाँ कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है और यहाँ सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती है। तो ये भी एशिया के पूर्वी तट पर कौन से महासागर में मिल रही है? प्रशांत महासागर। गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएं आपस में मिलती है। तो ये एक सामान्य इंट्रोडक्शन अपन पैसिफिक क्वेश्चन है यानी इसके बारे में लिखा। अगला अपन लिखेंगे एटलांटिक ओशन यानी एटलांटिक जो महासागर है इसके बारे, यानी विश्व का दूसरा बड़ा जो महासागर है वो कौन सा आता है? एटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो अंध महासागर एटलांटिक महासागर है, उसी को आंध्र महासागर के नाम से, जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका के बाद में यही जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र आता है, ग्रीनलैंड के बाद ये यूरोप महाद्वीप, यूरोप के बाद अफ्रीका महाद्वीप है, इन महाद्वीपों के बीच में यानी ये जैसे 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है, और इन्हीं महाद्वीपों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान फैला हुआ जो महासागर है, उसी महासागर का नाम आता है एटलांटिक महासागर। एटलांटिक यानी अंधी महासागर, इसका कुल क्षेत्रफल 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब प्रशांत महासागर का ये आधा कह सकते हैं, प्रशांत महासागर का आधा क्षेत्रफल है यानी वो एटलांटिक महासागर का आता है। इसी एटलांटिक महासागर में अब तक 19 गर्तों की खोज,
कितने गर्तों की खोज हुई है? 19। उनमें सबसे गहरा जो गर्त आता है उस गर्त का नाम है पुर्टो रिको गर्त आता है। यानी जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, यानी वो कौन सा है? पुर्टो रिको। जबकि प्रशांत महासागर का अपन ने लिखा था वो मेरियाना गर्त आता है। प्रशांत ये अटलांटिक जो महासागर है इसमें त्रिभुज के आकार में बरमूडा त्रिकोण है, ये जो ग्रेविटी फोर्स और वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। यानी प्रत्येक जलयान या कोई भी जो विमान इसके ऊपर से गुजरता है बरमूडा ट्रायंगल के, तो उसको ये अपनी ओर आकर्षित करता है, वो नष्ट हो जाता है। अतः इस बरमूडा त्रिकोण को मौत का कुआं कहा गया है। ये भी उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है उसी में। अटलांटिक महासागर का जो मध्यवर्ती भाग आता है, यहां पर देखो अमेरिकन, अफ्रीकन और यूरेशियाई जो प्लेट है उनके पार्श्व हैं, और प्लेटों का हमेशा अपसरण होता है, और अपसरण होने की वजह से यहां मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है, मिड ओशियन रिज के नाम से जिसको जाना आता है। इसका जो उत्तरी भाग आता है उसका नाम डोल्फिन कटक है, और जो दक्षिणी भाग आता है उसका नाम चैलेंजर कटक है। ये जो नॉर्वे आइसलैंड का जो टेलीग्राफ टार आता है यहां से लेकर के अफ्रीका के बोवेट द्वीप तक फैला हुआ है। विश्व का सबसे लंबा कटक कह सकते हैं वो, यानी मध्य अटलांटिक कटक है, जो मध्य महासागरीय कटक का ही एक भाग इसको माना गया है। और इसी उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है, इस उत्तरी अटलांटिक महासागर में 11,000 वर्ग किलोमीटर में एक समुद्री घास है जिसका नाम है सार्गेसम सागर। तो ये कोई गैस नहीं है, एक समुद्री घास है, जड़ विहीन घास है जो समुद्र के ऊपर तैरती रहती है। 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कोई भी जलयान इसके पास से गुजरता है तो इसे घास में फंस जाता है, तो इसको महासागरों की मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, अटलांटिक जो महासागर है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, और इधर से अपन ध्रुवों से लेब्राडोर ठंडी धारा दोनों आपस में मिलती है, और वही प्लेक्टन उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ दो मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं, एक ग्रांड बैंक आता है, दूसरा जॉर्जेस बैंक है। और यूरोप, उत्तरी सागर में यूरोप के भी दो मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है, जिसका एक का नाम यानी डागर बैंक आता है, एक यानी जो डागर बैंक के साथ एक ग्रेट फिशर बैंक के नाम से जाना आता है। तो ये अटलांटिक महासागर है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे ज्यादा विश्व का 1/4 व्यापार होता है, क्योंकि विश्व के दो बड़े समुन्नत प्रदेशों को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है। तो विश्व का 1/4 व्यापार है वो अकेला उत्तरी अटलांटिक महासागर से होता है। ये विश्व का यानी सबसे व्यस्तम महासागर अपन कह सकते हैं वो उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब तीसरा जो महासागर है इंडियन ओशन, यानी जो हिंद महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। इंडियन ओशन जो ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका के बाद में जो एशिया महाद्वीप है, और एशिया के साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इनसे जो घिरा हुआ है वो हिंद महासागर। इसका कुल क्षेत्रफल 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, कि 7.3 करोड़ वर्ग किलो। यह अंग्रेजी वर्णमाला के एम अक्षर के समान फैला हुआ है। इसमें अब तक 6 गर्तों की खोज हुई है, जिनमें सबसे गहरा जो गर्त आता है यानी वो है सुंडा गर्त, जिसको जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर हिंद महासागर में ही अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम आता है मेडागास्कर। सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सेशेल्स द्वीप भी आता है, जो अफ्रीका का एक छोटा देश है, सबसे छोटा देश उसमें। और यानी एशिया का मालदीव देश है, वो भी हिंद महासागर है, यानी उसी में। और डिएगो गार्सिया है, ये हिंद महासागर में है, जो यानी ग्रेट ब्रिटेन और जो उत्तरी अमेरिका है, यानी इसका प्रमुख सैन्य अड्डे के रूप में भी उसको उन्होंने काम में लिया है। चीन है, उसने भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में
अलग अलग देशों से यानी लीज पर जमीन यानी जो पोर्ट लेकर के अपने बंदरगाह विकसित किए हैं, जिसको मोतियों की माला के नाम से जाना आता है। वो भी कौन से महासागर में है? हिंद महासागर है, इसी में आता है। और ये बाकी जितने भी महासागर अपन ने पढ़े उत्तर से दक्षिण तक फैले, लेकिन ये उत्तर से दक्षिण तक नहीं फैला, अतः इसको अर्ध महासागर है उसके नाम से भी जाना आता है। ये जो मेडागास्कर है इसमें एक धारा है यानी मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर, ये दोनों धाराएं आपस में मिलकर के एक धारा का निर्माण करती है जो महत्वपूर्ण है, वो अगुल्हास धारा है। वो अगुल्हास धारा भी कौन से महासागर में चलती है? तो वो हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद उत्तरी हिंद महासागर में तो मानसूनी धाराएं हैं यानी ये चलती है। इसका आकार अपन लिखें अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर के समान हो गया? एम के समान आकार वाला महासागर। क्षेत्रफल में तीसरा नंबर रखने वाला महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। और विश्व का सबसे छोटा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर, जिसको उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से जाना आता है। केवल 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया है, इससे घिरा हुआ है उत्तरी ध्रुव महासागर। और इसी उत्तरी ध्रुव जो महासागर है इस पर भारत के द्वारा उत्तरी ध्रुव पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है जिसका नाम है हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है। वो कहां पर आता है? यानी उत्तरी ध्रुव है। जैसा कि ध्यान रखनी है कि जो अंटार्कटिका ये महाद्वीप है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर भी यह जो भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, जिसमें एक दक्षिणी गंगोत्री अपन लिखते हैं और दूसरा मैत्री है और तीसरा कौन सा हो गया? भारती। तो यहां ध्यान रखना कि ये तीनों दक्षिणी ध्रुव है, ये अंटार्कटिका पर है, जबकि जो हिमाद्री है वो आर्कटिक है यानी यहां पर भारत का एक अनुसंधान के। इस आर्कटिक महासागर से लगातार बर्फ पिघल रही है, अतः इसको छिपता हुआ महासागर है, उसके नाम से भी इसको जाना था। ये विश्व का सबसे छोटा महासागर। अब एग्जामों में कई बार अपन जैसे महासागरों की संख्या 5 मानते हैं, तो देखो 5वां कौन सा है? वो यानी जो सर्दर्न ओशंस के नाम से जिसको अपन दक्षिणी ध्रुव महासागर कह सकते हैं, वो कोई अलग से महासागर नहीं। जैसे ये प्रशांत महासागर है, ये यहां पर अपन ने लिखा अटलांटिक महासागर और ये हिंद ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, अतः इन तीनों का ही दक्षिणी भाग है, वही क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से इसको जाना आता है। लेकिन उपयोग की दृष्टि से तो 3 ही है, प्रशांत, अटलांटिक और कौन सा हो गया? हिंद महासागर। भौगोलिक दृष्टि से 4 है, अध्ययन की दृष्टि से अपन 5 भी बना सकते हैं, फिर इनके और टुकड़े भी अपन कर सकते हैं। तो ये महासागरों का एक सामान्य परिचय है, ये अपन ने लिखा। अब महासागरों के जो उच्चावच है उनके बारे में अपन लिखेंगे, यानी उच्चावच किस प्रकार से तैयार किए गए हैं, तो ये इनके बारे में। हेलो एवरीवन, वीडियो को आप जारी रखें। महासागरीय उच्चावच ओशियनिक रिलीफ है, यानी इनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो ओशियनिक जो रिलीफ है, महासागरीय जो उच्चावच है, यह महाद्वीप है। जिस प्रकार से महाद्वीपों के उच्चावच होते हैं यानी पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, उसी प्रकार से महासागरों के भी उच्चावच होते हैं। और जो महासागरीय उच्चावच है, इन उच्चावच, चाहे महाद्वीपों के उच्चावच हो चाहे महासागरों के उच्चावच हो, इन उच्चावचों का जो निर्धारण है सी लेवल, समुद्र तल से किया जाता है। कि जो कोई भी उच्चावच, चाहे वो पर्वत, पठार, मैदान हो, घाटी हो, ट्रेंच यानी जो कोई भी गर्त होता है, उनका निर्धारण कहां से किया जाता है? समुद्र तल से किया जाता है। उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं, जैसे ये स्थल है और ये जलीय भाग हो गया, और इस जलीय भाग में यहां तक अपन ने लिखा कि ये जल है, और इस जलीय जो क्षेत्र है यानी इसमें ये ऊपरी जल की जो सतह है इसको सी लेवल कहा जाता है, समुद्र तल के नाम से जाना आता है। ये समुद्र तल हो गया। यहां से जो अपन 0 मीटर मान लिया, यहां से ये ऊंचाई होगी और ये समुद्र तल से क्या कहलाएगी? गहराई कहलाएगी। तो समुद्र तल से यानी समुद्र तल से ही उच्चावचों का निर्धारण किया जाता है, चाहे वो महाद्वीप हो सकता है और वो महासागर भी हो सकता है। अब महाद्वीपों जैसे अपन लिखें कि महाद्वीप है, इनकी जो अधिकतम ऊंचाई है
अधिकतम ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये अधिकतम ऊंचाई महाद्वीपों की, अपन माउंट एवरेस्ट है जिसके बारे में अपन लिखते हैं, ये अधिकतम ऊंचाई है। जबकि महासागर हैं, उन महासागरों की अधिकतम जो गहराई आती है 11,033 मीटर है। मेरियाना जो ट्रेंच है उसकी 11,033 मीटर, ये अधिकतम अपन ने ली है। अब एवरेज ऊंचाई अपन लेते हैं, तो एवरेज ऊंचाई में जो महाद्वीप हैं उनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 840 मीटर। जबकि जो महासागर हैं, इन महासागरों की समुद्र तल से औसत गहराई कितने मीटर आती है? 3800 मीटर। इनको आधार, मतलब इस 3800 मीटर है औसत गहराई, यानी महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर, इसको आधार मानते हुए यानी महासागरों के 4 प्रमुख उच्चावच हैं। चारों के पहले अपन नाम लिख देते हैं कि कौन। एक तो आता है महाद्वीपी मग्न तट हो गया, जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना आता है। और दूसरा अपन लिख सकते हैं महाद्वीपी जलमग्न ढाल, लिख सकते हैं स्लो, कॉन्टिनेंटल स्लो के नाम से जिसको जाना आता है। और तीसरा यानी गहरे सागरीय मैदान, गहरे सागरीय मैदान, डीप ओशियन प्लेन के नाम से जिसको जाना आता है। और चौथे नंबर पे गर्त या खाइयां, जिसको ट्रेंच के नाम से जाना आती है। ये 4 प्रमुख उच्चावच हैं। इन चारों उच्चावचों को अपन यानी इस आरेख के द्वारा समझते हैं कि कौन कौन से 4 प्रमुख उच्चावच कहां पर किसका कितना परसेंटेज है। देखो कई बार प्रश्न पूछ लिया आता है कि ये समुद्र तल से गहराई की ओर महाद्वीपीय महासागरीय उच्चावचों का क्रम व्यवस्थित कीजिए, यह अपने को ध्यान रखना है। देखो महासागरीय उच्चावच अपन ने 4 लिखे हैं, उसमें सबसे पहला जो उच्चावच है वो अपन लिखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी महाद्वीपीय जलमग्न तट, जिसको हिंदी में अपन लिख सकते हैं कि महाद्वीपीय जलमग्न तट के नाम से, कि महाद्वीपों का वह भाग जो सदैव महासागरीय जल में डूबा, मतलब ये लिथोस्फेयर स्थलमंडल है, इसका ये भाग है जो सदैव महासागरीय जल में डूबा रहता है, उसको यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना आता है। महाद्वीपीय जलमग्न तट है यानी उसके नाम से इसको जाना आता है। और कॉन्टिनेंट जो शेल्फ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी महाद्वीप हैं उन सब के यानी महाद्वीपों का जो अंतिम भाग है सदैव महासागरीय जल में डूबा रहता है उसी को। और ये संपूर्ण महासागरीय उच्चावच के 8.6% भाग, कि 8.6% भाग है यानी वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसकी गहराई अगर अपन देखें तो 100 फेदम है। देखो कि महासागरों की गहराई मापने की जो यूनिट होती है वो फेदम होती है। ध्यान रखिएगा कि 1 फेदम है उसमें 6 फुट होते हैं, और 6 फुट का मतलब ये हो गया कि यानी जो 100 फेदम का 600 फुट हो गया, लगभग 200 मीटर यानी इनकी गहराई होगी। तो ये फेदम गहराई मापने की जो इकाई है। ध्यान रखिए समुद्री दूरी मापते हैं अपन नॉटिकल माइल्स में, लेकिन गहराई मापने की इकाई है वो कौन सी है, यानी फेदम आती है। और इसका जो ढाल है कम होता है 1 से 3 डिग्री तक, इसका क्या माना गया, स्लो माना गया है, यानी जो ढाल है यानी वो माना गया है। और गहराई यानी वो कितनी मानी गई है, यानी 100 फेदम मानी गई है। सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है विश्व के मानचित्र में अगर अपन देखें तो विश्व के मानचित्र जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, और दूसरा अपन ने लिखा कि जैसे ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके बाद में ये यूरोप महाद्वीप, और फिर अफ्रीका जो महाद्वीप आता है, और अफ्रीका के बाद में कौन सा महाद्वीप हो गया, यानी एशिया। तो यहाँ कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट आते हैं वो सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो नंबर 1 पर ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गए, और ये सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर के।
यानी सर्वाधिक कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है, मग्न तट हैं, वो सबसे ज्यादा कौन से महासागर के आते हैं, यानी अटलांटिक जो महासागर है इसके। दूसरे नंबर पे फिर प्रशांत महासागर आता है, और प्रशांत महासागर के बाद में तीसरे नंबर पे आएगा वो कौन सा होगा, हिंद महासागर, यानी उसको शामिल किया गया है। तो ये कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ आते हैं उसमें तो महाद्वीपीय जलमग्न तट अपन। अब इन महाद्वीपीय जो जलमग्न तट हैं इन पर इनकी गहराई कम होती है, जैसा कि अपन ने 100 फेदम लिखी है, तो यहां सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच जाती है। अतः यानी इन्हीं क्षेत्रों में समुद्री जीव पाए जाते हैं। समुद्री जीव सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, तो महाद्वीपीय जो जलमग्न तट है यहां पर। दूसरा, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडार भी तटों पर ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जीव भी यहां पर ही सबसे ज्यादा निवास करते हैं। और इन तटों का वितरण समान नहीं है। जहां पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे ये रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रृंखला, उदाहरण के रूप में ये रॉकी पर्वत हो गया, ये एंडीज पर्वत हो गया, तो यहां पर मग्न तटों की चौड़ाई कम मिलेगी, जबकि उत्तर अमेरिकन महाद्वीप के पूर्वी तट की चौड़ाई अधिक मिलेगी, पश्चिमी तट की चौड़ाई क्या मिलेगी, कम मिलेगी। सबसे बड़ा अगर मग्न तट देखा जाए तो ये साइबेरिया का जो तट है वो सबसे, और सबसे छोटा तट अगर अपन देखें तो वो कौन सा तट आता है, यानी चिल्ली का तट आता है, वो सबसे छोटा तट अपने को देखने को मिलेगा। तो ये पूरा भाग है जो यानी खनिज संपदा की दृष्टि से, महासागरीय यानी जो संसाधनों की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। जो डिपोजिशन होता है वो सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है उसी पर होता है, और सबसे कम गहराई वाला जो भाग है उसी को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी महाद्वीपीय जलमग्न ढाल। हिंदी में इसको अपन लिख सकते हैं महाद्वीपीय जलमग्न ढाल के नाम से इसको। और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र आता है वो शेल्फ अवकाश भी इसको कहा जाता है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसको महाद्वीपों का अंतिम भाग भी कहा जाता है। महाद्वीपों का, यहां से महाद्वीपों का अंतिम भाग किसको कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, यानी उसको अंतिम भाग के नाम से जाना आता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण उच्चावच अपन लिख सकते हैं। तो ये दूसरा जो महत्वपूर्ण उच्चावच है, यानी इसके बारे में अपन देखें। महाद्वीपीय जो जलमग्न ढाल कॉन्टिनेंटल शेल्फ के समाप्त होते ही यही भाग यानी शुरू होगा, और इसकी जो अपन लिखें गहराई है वो 200 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक इसकी गहराई होती है। और ढाल इसका सबसे ज़्यादा होगा, यानी 3 से 5 डिग्री तक इसका ढाल हो गया। और उच्चावच की दृष्टि से ये 8.5% जो भाग है उस पर कॉन्टिनेंटल जो स्लोप आते हैं। और कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी जीव तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इस पर यानी भृगु पाए जाते हैं, कटक भी हो सकते हैं, कई यानी कई द्रोणियाँ हो सकती है। और सबसे ज़्यादा महाद्वीपीय ये जो जलमग्न ढाल है वो अटलांटिक महासागर के आते हैं। उसके बाद में मतलब अटलांटिक महासागर के ढाल भी सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे प्रशांत महासागर आता है, और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, हिंद महासागर है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो भाग अपन लिख सकते हैं। और तीसरा जो भाग अपन लिखे डीप ओशियनिक प्लेन। ये डीप ओशियनिक प्लेन है उच्चावच की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन लिखे महासागरों का सबसे बड़ा भाग है। इसकी गहराई अपन अगर लिखें तो 2000 से 6000 मीटर तक, और ढाल 1 डिग्री से भी इसका क्या होगा यानी कम होता है ओशियनिक प्लेन का। और ये संपूर्ण उच्चावच के 75% से भी अधिक भाग है। और सबसे ज्यादा जो उच्चावच की दृष्टि से अपन लिखे डीप ओशियन यानी गहरे सागरीय मैदान सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर के हैं। दूसरे नंबर पे यहां देखना है हिंद महासागर के आते हैं, और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है अटलांटिक, क्योंकि अटलांटिक महासागर का जो नितल है तली है वो समतल नहीं है, उसमें मध्य महासागरीय जो कटक आता है वो फैला हुआ है, इसलिए वो समतल नहीं है। अतः उच्चावच की दृष्टि से अटलांटिक महासागर का नितल की दृष्टि से ओशियनिक प्लेन की दृष्टि से कौन सा नंबर आता है, तीसरा नंबर। इसके बाद अगला उच्चावच आता है ट्रेंच, जिसको गर्त भी कहते हैं और दूसरे शब्दों में इसको खाई के नाम से भी जाना आता है। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। इनकी औसत गहराई 5500 मीटर है।
मतलब मेरियाना का आधा भाग कर दिया गया है। और अब तक विश्व में 57 गर्तों की खोज हुई है और ये संपूर्ण उच्चावच के कितने प्रतिशत भाग पर है? 7% पर है। इसमें यानी जो प्रशांत महासागर आता है, इस प्रशांत महासागर में कितने गर्तों की खोज हुई है? 32 गर्तों की खोज। और इसके बाद में जो एटलांटिक महासागर आता है, उस एटलांटिक महासागर में 19 गर्त आए हैं। और जो हिंद महासागर है, इसमें कितने हो गए? 6 गर्त हो गए। तो ये टोटल अब तक कितने गर्त आते हैं? 57, जिनमें सबसे गहरा गर्त कौन सा आता है? मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर आता है यानी उसमें है। और सबसे लंबा गर्त वो भी प्रशांत महासागर में, जिसका नाम एल्यूशियन गर्त आता है, उसके नाम। और अब अगला एक, जैसे और भी बहुत छोटे उच्चावच, लेकिन मुख्य रूप से यहां प्रश्न बन गया कि समुद्र तल से गहराई की ओर अगर अपन जाएंगे तो उच्चावचों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा, फिर ओशियनिक प्लेन आएगा, और इसके बाद में कौन सा होगा? ट्रेंच। ओशियनिक रिज यानी मध्य कटक, जिसको अपन कह सकते हैं कटक के ना, यानी जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है तो समुद्र तली यानी जो बॉटम होता है उस पर ज्वालामुखी लावा के जमाव से लंबी जो पहाड़ियां बन जाती है उसको ओशियनिक रिज कहते हैं। जैसे एटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक आता है। ये पूरा का पूरा एटलांटिक जो महासागर है इसमें कटक आ गया, जिसका ये भाग यानी जो चैलेंजर कटक के नाम से, फिर डॉल्फिन कटक के नाम से ये जाना आता है। पूरा भाग जो चैलेंजर अभियान के तहत इसका यह निर्धारण किया गया है। तो ये कटक है कि हिंद महासागर है उसमें भी है, या और प्रशांत महासागर, इनमें भी कई कटक हैं जिसको रिज के नाम से जाना जाता है। महासागरीय लवणता, तो महासागरीय लवणता किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखो, लवणता के नाम से स्पष्ट हो रहा है महासागरीय जल का खारापन अपन लिख देते हैं, लेकिन थोड़ी एक सटीक परिभाषा बना देते हैं कि महासागरीय जल का भार, वजन और उसमें घुले हुए पदार्थों के अनुपात, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये घुले हुए पदार्थों के अनुपात को ही क्या कह दिया जाता है? महासागरीय लवणता कहते हैं। दूसरा देखो कि महासागरीय जो लवणता है इसको प्रति 1000 ग्राम के रूप में मापा जाता है, प्रति 1000 ग्राम, जिसको पीपीटी कह सकते हैं, पार्ट पर थाउजेंड कहा जाता है, प्रति 1000 ग्राम के रूप में मापा जाता है। मतलब 1 किलो जल को अपन गर्म करते हैं, उसका वाष्पीकरण करवा देते हैं 1000 ग्राम का, उसमें जो नमक बचता है, लवणता बचती है, यानी उसी को, जैसे महासागरीय जल में औसत लवणता की मात्रा कितनी होगी? 35 प्रति 1000 ग्राम है। एक ध्यान रखना है कि महासागरीय लवणता यानी सैलिनिटी मापने का जो यंत्र है वो सेलाइन नेक्टोमीटर होता है, यानी सेलाइन नेक्टोमीटर के नाम से जाना जाता है कि महासागरीय लवणता मापने का यंत्र कौन सा हो गया? सेलाइन नेक्टोमीटर। और दूसरा जो अपन लिखें कि समान लवणता वाले बिंदुओं को, जैसे महासागर है उसके यानी पूरे छोर में आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो तो समान लवणता पाई जाती है, उसको कहा जाता है आइसोहेलाइन के नाम से जाना आता है। यानी आइसोहेलाइन अपन लिख सकते हैं, समलवणता रेखा के नाम से जाना आता है। और महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है, 75% से भी अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है। यदि इनको अपन प्रति 1000 ग्राम के रूप में देखते हैं तो सबका वितरण अलग अलग प्रकार से मिलेगा, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा 27% यानी 27 प्रति 1000 ग्राम है, वो यानी केवल सोडियम क्लोराइड की मात्रा मिलेगी। अब जो महासागरीय जल में कौन कौन से लवण पाए जाते हैं, कौन कौन से जो ये अपन ने लवण लिख दिए और इनका प्रति 1000 ग्राम के रूप में इनकी मात्रा अपन लिखते हैं, तो सबसे ज्यादा मात्रा सोडियम क्लोराइड की 27.2 प्रति 1000 ग्राम। ध्यान रखिए प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत में ये 75% से ज्यादा होता है, तो 27.2। और मैग्नीशियम है यानी इसकी मात्रा अगर अपन लिखते हैं तो इसकी मात्रा यानी 3.8% आती है, ये 3.8 प्रति 1000 ग्राम है, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट आता है, इसकी मात्रा
1.7 प्रति हजार ग्राम है। और इसके बाद में कैल्शियम जो सल्फेट आता है, इसकी मात्रा महासागरीय जल में 1.3 प्रति हजार ग्राम है। और पोटेशियम सल्फेट की जो मात्रा है वो 0.9 प्रति हजार ग्राम, और कैल्शियम सल्फेट की मात्रा यह 0.1 प्रति हजार ग्राम है। ये कई बार यानी जो अच्छे एग्जामों में प्रश्न पूछ लिया था, सिंपल प्रश्न पूछना होता है तब तो ये पूछ लिया आता है कि महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा कौन से लवण की पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड है। या फिर ये दे दिया था, 4 ऑप्शन दे दिए निम्नलिखित में सबसे कम मात्रा किसकी है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ध्यान रखिए कैल्शियम सल्फेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है तो फिर कौन सा आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा, यानी सबसे कम मात्रा में, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे कम मात्रा में, जबकि सर्वाधिक मात्रा में क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड आता है। तो ये इनका अपन ने एक प्रतिशत देखा है कि ये तत्व महासागरीय जो लवणता है यानी उसमें पाए जाने वाले प्रमुख लवण हो गए। 1 नंबर पर सोडियम क्लोराइड, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा कैल्शियम सल्फेट, 5वां पोटेशियम सल्फेट और 6वां कौन सा हो गया? कैल्शियम है यानी कार्बोनेट है। ये इन सब की मात्रा है। बाकी जो शेष बचा अन्य तत्वों में उसको शामिल कर लिया जाता है। अब विश्व स्तर पर महासागरीय लवणता का वितरण समान नहीं है। महासागरीय लवणता का वितरण असमान पाया जाता है। सबसे पहले अपन लिखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक लवणता, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है? तो नंबर 1 यानी जो तुर्की एक देश का नाम है, यानी तुर्की एक ऐसा देश है जिसका विस्तार यूरोप में भी है और उसका विस्तार एशिया में भी है। यूरोपीय तुर्की है उसको तुर्की बोलते हैं, एशियाई तुर्की है उसको एशिया माइनर के नाम से, अनातोलिया के नाम से ही। तो तुर्की की एक झील आती है, उस झील का नाम आ गया वोन झील, लेक वोन भी जिसको अपन लिख देते हैं। इसमें लवणता की मात्रा 330 प्रति हजार ग्राम। सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है? तो वो तुर्की की वोन झील है, उसमें 330 प्रति हजार ग्राम पाई जाती है। दूसरे नंबर पे अगर अपन लिखें तो डेड सी यानी मृत सागर आता है, जॉर्डन में है, उस 238 प्रति हजार ग्राम की मात्रा में इसमें लवणता पाई जाती है। तो 238 प्रति हजार ग्राम लवणता मृत सागर जो जॉर्डन में है, इसको हेल्थ हेरिटेज के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक लवणता वाली ग्रेट साल्ट लेक जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसमें लवणता की मात्रा 220 प्रति हजार ग्राम। ये विश्व में सर्वाधिक लवणता वाले हैं। अब इसके बाद में विश्व में जो न्यूनतम लवणता अपन देखते हैं कि न्यूनतम लवणता कहां कहां पर पाई जाती है। तो न्यूनतम लवणता है इसमें नंबर 1 यानी सबसे पहले अपन लिखे जैसे बोथोनिया की खाड़ी, कि बोथोनिया की खाड़ी है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे अपन लिखें कि फिनलैंड की खाड़ी है। और इसके बाद में अगला अपन लिखें कि बाल्टिक सागर। ये इस प्रकार के हैं कि इनमें सबसे कम लवणता पाई जाती है। बोथोनिया की खाड़ी है, इसमें लवणता की मात्रा 2 प्रति हजार ग्राम है, जबकि जो फिनलैंड की खाड़ी है यानी इसमें 8 प्रति हजार ग्राम, और जो बाल्टिक सागर है इसमें 15 प्रति हजार ग्राम है। ये विश्व में न्यूनतम लवणता वाले क्षेत्र, ये विश्व में अधिकतम लवणता वाले क्षेत्र हैं। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि विश्व में लवणता का वितरण क्या नहीं पाया जाता है? समान नहीं पाया जाता है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक में अपन लिख सकते हैं जैसे तापमान और वाष्पीकरण है। ये इस प्रकार का कारक है जो लवणता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरे नंबर में अपन प्रचलित पवने भी लिख सकते हैं कि ये भी लवणता को प्रभावित करनी है, जो आगे के वीडियोज में अपन जरूर पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से जैसे समुद्री धाराएं हैं, ये भी समुद्री धाराएं भी लवणता को प्रभावित करती है। स्थल का जो प्रभाव है, ये स्थल का प्रभाव भी लवणता को प्रभावित करता है। ये इस प्रकार के कारक हैं जिनसे लवणता प्रभावित होती है। अतः लवणता का वितरण विश्व स्तर पर समान नहीं पाया जाता है। महासागरीय जल का तापमान, ओशियनिक जो टेम्परेचर है यानी इसके बारे में अपन देखते हैं। तो महासागरीय जल का जो तापमान है, सबसे पहले महासागरीय जल के तापमान का
प्रधान स्रोत किसको माना गया है? सूर्य को। इसी से यानी जल के यानी जो जल है वो गर्म होता है, यानी महासागरीय जल की सतह पर सूर्य की किरणें पहुंचती है और ये 200 मीटर की गहराई तक पहुंचती है। तो सतह के तापमान का प्रधान स्रोत किसको माना गया है? सूर्य को। अब सतह के तापमान को यानी प्रभावित करता है, उसको अपन क्षैतिज वितरण कहते हैं। और क्षैतिज वितरण समान न होकर के वो किस प्रकार का हो गया? असमान। इसको प्रभावित करने वाला पहला कारक अपन लिख सकते हैं अक्षांश। अक्षांश लिख सकते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन लिख सकते हैं कि भूमध्य रेखा से, जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये इधर अपन लिख रहे हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और ये यूरोप और इसके बाद में जो अफ्रीका महाद्वीप है, और यहां से अपन लिख देते हैं ये 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा ये अटलांटिक ओशन है, इसी प्रकार से ये पैसिफिक ओशन हो गया। तो ये यानी भूमध्य रेखा से जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन होगा, तापमान कम होता जाएगा। अतः ये रखा गया कि 0 डिग्री अक्षांश है, इस पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश पर अपन जाते हैं तो ये तापमान घट करके कितना डिग्री हो जाता है? 22 डिग्री। 40 डिग्री अक्षांश पर यही तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और 60 डिग्री पर यह तापमान घट करके कितना हो जाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि ध्रुवों पर अपन देखें तो यह तापमान माइनस में चला आता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होता है? यानी कम चला आता है। इसका मतलब हो गया कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे यानी सतह महासागरीय जल की सतह का तापमान क्या होगा? कम होगा। तापमान गिरने की एवरेज दर रखी गई है प्रत्येक अक्षांश पर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला कारक तो प्रभावित करने वाला कौन सा हो गया? अक्षांश। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान कम होता है, घटते हुए अक्षांशों के साथ तापमान यानी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो पहला कारक तो अक्षांश हो गया। और दूसरा कारण अब अगला अपन लिखें तो प्रचलित पवनें आती है, और प्रचलित जो पवनें हैं ये भी तापमान को प्रभावित करती है, सतह के तापमान। जैसे ये उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध में व्यापारिक पवनें चलती है, तो ये व्यापारिक पवनें हैं गर्म जल को उष्ण कटिबंध में पूर्व से पश्चिम की ओर ले आएगी। अतः महासागरों में उष्ण कटिबंध में पूर्व की बजाय पश्चिम में तापमान अधिक होता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनें चलती है। अतः पश्चिमी भाग की तुलना में महासागरों के पूर्वी भाग में तापमान अधिक होता है। तो दूसरा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो गया? प्रचलित पवनें हैं। तीसरा कारक अपन समुद्री धाराएं भी लिख सकते हैं, यानी समुद्री धाराएं हैं ये भी प्रभावित करती है। जैसे लेब्राडोर है, ये ठंडी धारा है, ये यानी जैसे आएगी तो यानी महासागरीय जल के तापमान को कम करती है। जबकि जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये गर्म धारा है, ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाती है, ये गल्फ स्ट्रीम धारा हो गई। और ये इधर अपन ने लिखा लेब्राडोर धारा 40 से 50 डिग्री से यानी उत्तरी अक्षांश पर ही शीतकाल में जमा देती है, जबकि नॉर्वे के तट को 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जमता नहीं है शीतकाल में। इसका कारण क्या है? गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम धारा मतलब ये समुद्री धाराएं हैं, ये भी महासागरीय तापमान को प्रभावित करती है। ये सतह के तापमान को, जिसको क्षैतिज वितरण अपन कह सकते हैं, उसके तापमान को ये स्थल है वो भी मुख्य रूप से प्रभावित करता है। स्थल का वितरण है, इसके साथ में लवणता है, जहां लवणता की मात्रा अधिक होती है वहां महासागरीय जल का तापमान अधिक होता है, जहां लवणता की मात्रा कम होती है वहां महासागरीय जल का तापमान भी कम होगा। तो उष्ण कटिबंध और ध्रुवों पर यह अंतर देखने को। दूसरा वायुमंडल, जहां वायुमंडल साफ स्वच्छ रहता है वहां तापमान अधिक रहता है, और जहां पर साफ स्वच्छ नहीं रहता वहां तापमान क्या रहेगा? यानी कम रहेगा। तो ये जैसे भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन वर्षा यहां अलग स्थिति रहेगी, कर्क रेखा मकर रेखा है, यानी यहां पर स्थिति कुछ अलग देखने को मिलती है। तो ये क्षैतिज तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब अपन लिखते हैं महासागरीय जल के तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी उसके बारे में अपन जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि 200 मीटर की गहराई तक
महासागरीय जल का तापमान है, यानी वहां तक सूर्य की किरणें प्रवेश करती है। अब इसके बाद में हॉरिजॉन्टल वितरण है, यानी उसमें अपन देखते हैं कि किस प्रकार से यानी वितरण में अंतर आएगा। तो ये 3 स्तर, गहराई की और महासागरीय जल के अपन 3 स्तर बना देते हैं। ये 3 स्तर अपन ने बना दिए। ये महासागरीय जल की सतह है, ये 0 मीटर है। इसके बाद में ये अपन ने लिख दिया 500 मीटर है, ये 1000 मीटर हो गई। 1500 अपन ने लिख दिया, ये 2000 मीटर गहराई है ये फिर अपन ने लिखा है 3000 मीटर, और ये अपन ने लिख दिया 4, औसत गहराई के हिसाब से अपन लेकर के आगे ये 4000 मीटर तक का भाग है। फिर इधर टेम्परेचर लिखेंगे, 2 डिग्री है, 4, 6, 8, 10, 12, ये अपन ने लिखा जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, हालांकि इतना तापमान होता नहीं है, 2-2 डिग्री के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वीडियो में टाइम बचाने के लिए मैंने फास्ट लिख दिया है। अब सतह से 200 मीटर तक जाता है। सबसे ज्यादा जो तापमान रहता है, यानी प्रथम स्तर है जो 500 मीटर की गहराई तक होता है, इसमें सर्वाधिक तापमान, यानी पहला जो स्तर अगर अपन देखें तो इस स्तर में 500 मीटर की गहराई तक तापमान अधिक रहता है। इसको प्रथम स्तर कहा जाता है। यहां पर सूर्य की किरणें भी पहुंचती है, और इसके बाद में 500 से 1000 मीटर की गहराई पर तीव्रता के साथ में तापमान में गिरावट आती है। इसको थर्मोक्लाइन भी कहा जाता है। ताप प्रवणता के नाम से भी थर्मोक्लाइन भी बोल देते हैं, ताप प्रवणता भी इसको माना आता है। और इससे नीचे के स्तर में यानी तापमान का, यानी जो अपन लिखे सबसे कम होता है, तीसरा जो स्तर आता है ये, यानी सेकंड स्तर अपन ने लिखा है, ये द्वितीय स्तर हो गया, और ये अपन ने लिखा तृतीय स्तर। लेकिन इसमें कभी भी तापमान माइनस में नहीं जाता है, 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तीसरे स्तर में पृथ्वी की संवहनीय धाराओं के द्वारा महासागरीय जल तापमान है यानी प्राप्त करता रहेगा। तो ध्यान रखना, थर्मोक्लाइन 5 से 1000 के बीच में तीव्रता के साथ में तापमान गिरता है, इसको थर्मोक्लाइन कहा जाता है। तो जैसे सतह से जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं तापमान गिरता है। तो ये पूरा अपन ने महासागरीय जल का ऊर्ध्वाधर वितरण भी पढ़ा और क्षैतिज वितरण भी पढ़ा। तो यानी विद्यार्थियों लगातार आप जुड़े रहिए, यानी वीडियो ये इससे आगे वाला वीडियो महासागरीय धारा और ज्वार भाटा जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे संबंधित होगा। धन्यवाद। DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के साथ में आप जुड़े रहिए। थैंक यू।